नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख शहर लखनऊ और बरेली जो सुर्खियां बटोर रहा है। हम बात कर रहे हैं धर्मांतरण के खेल की, जो कि अब इन शहरों में गंभीर सामाजिक और कानूनी मुद्दा बन चुका है। पहले लखनऊ में छांगुर बाबा के रैकेट का खुलासा हुआ और अब बरेली में पादरी लालजी के धर्मांतरण कार्यक्रम ने सनसनी फैला दी है। सवाल यह है कि आखिर ये धर्मांतरण के एपिक सेंटर कितने शहरों में फैले हैं? क्या ये एक सुनियोजित साजिश है या फिर सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम है? दरअसल हाल ही में लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने दावा किया कि छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन और उसके गिरोह ने लंबे समय से पिछले कई समय में हजारों हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर या फिर उनको धमकाकर ब्लैकमेल करके उनका धर्मांतरण करवाया है। पीड़िताओं ने विदेशी फंडिंग, ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। यूपी एटीएस ने जहां पर उसे गिरफ्तार कर लिया है जलालुद्दीन को। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इधर बरेली के फरीदपुर में हिंदू जागरण मंच ने पादरी लालजी को पकड़ा, जो कि किराए के मकान में प्रार्थना सभाओं के नाम पर गरीब हिंदू परिवारों को नौकरी, मकान और पैसे का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसमें विदेशी फंडिंग की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि ये मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश के दो शहरों का नहीं है, देश के अलग अलग शहरों में इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। आज इसी मुद्दे को और गहनता से समझने की कोशिश करेंगे। पहले बरेली में हुए धर्मांतरण के खुलासे को लेकर जो बयान आए, आज आपको वो भी सुनवाएंगे, फिर उसके बाद चर्चा में बढ़ेंगे आगे। गोरखपुर मोहल्ले में इस समय प्रत्येक रविवार को एक क्रिश्चियन जो है अपने हिंदू महिलाओं, हिंदू पुरुषों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। शिक्षित महिलाओं और बच्चों को प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इसी प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 559/25 धारा 299 BNS और धाराएं उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। इस व्यक्ति के पास से हमें ऐसी कुछ पुस्तिकाएं मिली हैं और 4-5 ऐसी नोटबुक्स मिली हैं, जिसमें इन्होंने नाम इंडिकेट किए ऐसे व्यक्तियों को जिनका उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया है। इसी के आधार पर इन पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इनको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा चुका है और इनके अकाउंट्स को भी खंगाला जाएगा किसी भी प्रकार की फंडिंग को दर्शाने के। आइए सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। आज पहला सवाल चर्चा में यही रहेगा कि लखनऊ से बरेली तक कन्वर्जन के तार कहां तक? शहर शहर धर्मांतरण के कितने एपिक सेंटर हैं? क्या ये एक संगठित साजिश है जिसमें विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल हो रहा है? सामाजिक और आर्थिक समानताएं क्या इस तरीके के धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही हैं? मासूमों के साथ धर्मांतरण का आखिर ये खेल चल क्यों रहा है? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा आपसे थोड़ी देर बाद मौजूद रहेंगे। अनिकेत वर्मा है, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ चर्चा में इस वक्त मौजूद है। हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। आरके सिंह साहब पूर्व आईजी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। और साथ ही स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी आज चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आरके सिंह साहब, आपके साथ मैं इसीलिए शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि जहां से भी बातें आ रही वो ये आ रही हैं कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर का भी बहुत बड़ा मामला है। मैं बस इतना समझना चाहती हूँ कि पहले एक तरफ जहां पर छांगुर का नाम आया, छांगुर के बाद अब ये बरेली का पादरी लाल का नाम आ रहा है, ये सब कुछ मामला एक अंडरकवर क्यों रहा इतने समय में? क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक सरकार के आने के बाद ये मामला फला फूला, इससे पहले भी ये सब कुछ चल रहा है। तो क्या एक तरीके का पेनिट्रेशन इंटेलिजेंस फेलियर इस पूरे मामले में अभी तक देखने को मिला है? और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इसे आप कितना बड़ा खतरा मानते हैं, खासतौर पर जब टारगेटेड धर्मांतरण हो रहे हो? देखो पूर्णिमा, ये बहुत बहुत बड़ा देश के खिलाफ साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। और ये साजिश जब से हमें आज़ादी मिली तब से चल रही है। इसके पीछे एक तो भ्रष्टाचार जो हमारे रग रग में बस गया है, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि आपने सुना होगा कुछ लड़कियों ने अपना स्टेटमेंट कैमरे पर दिया है कि हम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के पास गए, हमने चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर तक को लिखी और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब तो बहुत साफ है कि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम करोडेड है बहुत बुरी तरह से। और जब तक उसको नहीं ठीक किया जाएगा तब तक हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। समाज को भी जागृत होना पड़ेगा। हमारे पास मुहावरे बहुत चलते रहे हैं, आज भी चलते हैं
कि शासन तुम्हारा होगा लेकिन सिस्टम हमारा है। तो इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि योगी जी जैसा मजबूत चीफ मिनिस्टर यूपी को कभी नहीं मिला, लेकिन उनके रहते भी ये हो रहा है। इसका मतलब इसके पीछे कुछ तो कारण है, और कारण ये है भ्रष्टाचार। वो ईमानदार हो सकते हैं, वो कर्मठ हो सकते हैं, वो मेहनती और बहुत सख्त एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, लेकिन जो उनके नीचे के लोग हैं वो लोग नहीं सुधर रहे हैं। मैं अभी 1 महीने बिहार यूपी का दौरा करके आया हूँ। मुझे बोलते हुए शर्म आती है कि थाने से महीना बंधा हुआ है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ का, और वो आज भी जाता है। वो थानेदार कहाँ से लाता है? वो लाता है अपने गरीब लोगों को सता के। तो भाई जब हमारा सिस्टम नहीं ठीक होगा तो हम कभी भी सुधर नहीं सकते हैं। और जैसा कि इस केस में बहुत साफ आया है प्रूफ के साथ कि झांगुर के खिलाफ लोग कंप्लेन करते रहे हैं और उस पर सुनवाई नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि पैसा बीच में आ जाता है, रसूख आ जाता है, और उसके कारण कोई अधिकारी जो है छोटे से, वो सब कोई काम नहीं करते हैं। तो मुझे आज योगी जी से और सभी चीफ मिनिस्टर से एक अनुरोध कर रहा हूँ आपके फोरम से कि कृपया करके आप लोग ऑनेस्ट हैं, कर्मठ हैं, अपने स्टेट का भला चाहते हैं, लेकिन जब तक आप उस सिस्टम को नहीं बदलेंगे तब तक आपके यहाँ कुछ भी नहीं हो पाएगा सही से। और ये हो रहा है। हमें ज़रूरत है सिस्टम बनाने की। बहुत दिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, बहुत सी जगह एक सिस्टम बना दिया गया जिससे कि लूप होल रुक जाए, लूप होल बंद हो जाए और काम सुचारू रूप से चले। तो योगी जी से अनुरोध है, एक सिस्टम बनाइए ताकि वो सिस्टम काम करे। हर जगह योगी जी नहीं हो सकते हैं, तो फिर वो सिस्टम काम करेगा। इसलिए अब मेरा तो कहना यही है कि भ्रष्टाचार बहुत बुरी तरह से हमारे देश में फैला हुआ है। इसके लिए एक सिस्टम चाहिए, वो सिस्टम बनाइए। कोई भी सरकार रहेगी उसको सुविधा होगी अगर वो काम करना चाहती है ईमानदारी से। तो डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल कांत जी, आपका भी स्वागत करती हूं। बहुत सीधा सा सवाल है सर, सब कुछ चले आ रहा है, एक लंबे वक्त से सब कुछ हो रहा है। ऐसा लगता है कि अब बात आस्था की नहीं है, बात किसी धर्म के प्रचार की नहीं है, बात अब अस्तित्व की है। और खास तौर पर जब टारगेटेड कन्वर्जन्स होने लगे, मतलब सर प्रशासनिक ढील है, पुलिस की भूमिका इसमें क्या है, जिस तरीके के रैकेट अब निकल कर सामने आ रहे हैं, ये तो सब पहले से ही फल फूल रहे हैं। नजरअंदाजी कहां पर हुई है? और ये तो अभी सर सिर्फ 2 नाम है, पता नहीं कहां कहां पर किस किस तरीके के कितने बड़े बड़े रैकेट और कहां कहां से उनके लिंक अब जुड़े होंगे। अब इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आने वाले समय में ऐसी और खबरें सामने आए, ऐसे और रैकेट का खुलासा। पूर्णिमा जी, जो बात आपने कही उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए बोल रहा हूं कि अगर किसी भी प्रॉब्लम का पॉलिटिकल पैट्रनाइजेशन होने लगे और उसका पॉलिटिकल बेनिफिट देखा जाने लगे, देश का हित छोड़ करके केवल अपनी पार्टी का हित या अपने वोट बैंक का अगर हित देखा जाने लगेगा, तो ऐसे छांगुर जैसे झिंगुर जाने कितने कुकुर मुत्तों की तरह उगेंगे और उग चुके हैं और उग रहे हैं। बात यह है कि उनके ऊपर क्या सिर्फ एक वोट बैंक होने की वजह से कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, या एक वोट बैंक होने की वजह से उनके खिलाफ कोई नहीं जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसको किसी एक भ्रष्टाचार अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन ये एक ऐसा भ्रष्टाचार है जिसमें राष्ट्रहित, देश की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा, संविधान की सुरक्षा सब खतरे में पड़ रही है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, जिस तरीके से 500 करोड़ रुपए का अभी तक खुलासा हो चुका है, फॉरेन फंडिंग आ रही है, उसका किस किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा होगा, उसमें भ्रष्टाचार, मैं बड़ा क्लियर बता दूं पूर्णिमा जी, भ्रष्टाचार कहीं भी हो, किसी भी तरह का हो, वो गलत है, उसका विरोध जरूरी है। और भ्रष्टाचार एक सोशल प्रॉब्लम हो चुकी है जिसके लिए हम सबको आगे बढ़ के निपटना होगा। पर यह भ्रष्टाचार से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखिए, इसमें देश को खतरा है, इसमें देश के धर्म को खतरा है। एक विदेश की फंडिंग हो रही है, टेररिज्म का हाथ हो सकता है,
जिस तरीके से चीजों को किया जा रहा है, और सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टियां इस पर आगे आके बोल नहीं रही हैं, अपने आप को बचा रही, कि उन्हें लगता है कि हम अगर इसमें बोलेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। बीइंग पॉलिटिकल पार्टी, मेरा अपने सारे फेलो पॉलिटिकल पार्टी से ये रिक्वेस्ट है कि वोट बैंक में निहित स्वार्थ को छोड़ करके देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, धर्म सर्वोपरि की लाइन पे अगर चलेंगे तो जो भी लोग इस तरह का भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए, आज यहाँ पर कोई पॉलिटिकल मित्र नहीं है, लेकिन जब ये झांगुर बाबा पैदा हुए थे कुछ दिन पहले, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के दोस्त इसलिए आकर के हमारे विरोध कर रहे थे, प्रदेश की सरकार, देश की सरकार का विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो एक वोट बैंक को रिप्रेजेंट करता है। ये मेंटेलिटी हमें छोड़नी पड़ेगी। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, और राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठ करके हमें गलत का विरोध और सही का समर्थन करने की आदत डालनी पड़ेगी। ये हमारे देश के लिए और एक अच्छे राजनीतिक माहौल के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, अगर आपके अकाउंट में कल अचानक से ऐसे ही सर, ऐसे ही किसी सोर्स से मान के चलिए 1 करोड़ रुपए आ जाएं, मैं अज्यूम कर रही हूं बस सर, तो क्या पता लग पाएगा कि 1 करोड़ रुपए आपसे पूछा जाएगा ना सर कहां से आ गए? या मान के चलिए, मैं अपने ऊपर ये उदाहरण रख लेती हूँ, मेरे पास अगर अचानक से 1 करोड़ रुपए आ जाएं तो बताइएगा सर, मेरे पास नोटिस आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आना चाहिए नोटिस, आएगा ना। जब यहाँ 500 करोड़ रुपए का विदेशी फंडिंग पता नहीं कहां से आ रहा है सर, राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की बात आपकी सरकार, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहतर आपकी सरकार का नारा। मैं ये सब कुछ इसीलिए कनेक्ट कर रही हूं कि पहले की सरकारों ने जो किया, संरक्षण दिया, बचाया, अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए उनको उठाया, सब छोड़ देती हूं, लेकिन एक समय से तो सरकार आपकी है ना सर, डबल इंजन की सरकार है ना। बिल्कुल पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा का अकाउंट पूरे देश में 50 से ज्यादा खुले हों, अलग अलग नामों से खुले हों, अलग अलग संस्था बना करके खोले गए हों, और उन 50 अकाउंट में एक साल में अलग अलग टाइम पे छोटा छोटा अमाउंट आएगा, जो एनजीओस के फॉर्म में बनाए गए हैं अकाउंट है, जो सोशल सर्विस के नाम पे बनाए गए अकाउंट है, जो धर्म के प्रचार प्रसार, इस्लामिक शिक्षा, मदरसा इसके लिए बनाए गए हैं, तो उसके ऊपर एजेंसियां तब तक हाथ नहीं डाल सकती जब तक उनके ऊपर पुख्ता सबूत ना हो। ऐसा मेरा मानना है। मैं जो कि सर उस सिस्टम का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो हमें यह मानना पड़ेगा कि जो भी कार्रवाई सरकार कर पा रही है, आप देखिए ना कितना बड़ा खुलासा है, और 40 कमरों का मकान बना लिया, उसको जिस तरीके से अवैध कब्जा करके, कोई सरकार तो नहीं कर रही, हर सरकार तो इस पे उसके साथ कहीं खड़ी हो जाती है, या जो विपक्षी लोग हैं वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं कि आप इलीगल डिमोलिशन कर रहे हो। अरे जी, इलीगल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी लीगल डिमोलिशन को जस्टिफाई किया है। लीगल डिमोलिशन इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी ने अनऑथराइज्ड सरकारी जमीन पे कब्जा किया है तो उसको नोटिस देके गिराया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अदरवाइज आप देखिए, यही सारे विपक्षी लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट कितनी बार गए डिमोलिशन के नाम पे, लेकिन क्या हाथ में लगा? कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये देखा कि अगर अवैध कब्जे की जमीन पे, सरकारी कब्जे की जमीन पे, रेलवे की जमीन पे, पार्क की जमीन पे, इस तरह की जमीनों पे अगर कब्जा करके कोई भी अवैध संपत्ति बनाई गई है, वो किसी भी धर्म को बिलोंग करती हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करती हो, उसको गिराने का नोटिस के प्रॉपर प्रोसीजर के साथ करने का पूरा अधिकार हमारे शासन के पास है, जो हमें संविधान ने दिया है। पर उस पे भी राजनीति होती है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए मैंने पहले वो पार्ट बोला कि हमें वोट बैंक से ऊपर उठ करके देश हित और राष्ट्र हित के बारे में सोचना पड़ेगा। अनिकेत वर्मा जी, कौशल कांत मिश्रा जी ने कई बार दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की बात की, विपक्ष की भी उन्होंने बात की, तो मैं यही सवाल सर आपसे इस वक्त मैं ले लेती हूँ, क्योंकि कांग्रेस हमेशा अल्पसंख्यकों की बात करती है। इन्हीं अल्पसंख्यकों का रेड कार्ड तैयार, इन्हीं अल्पसंख्यकों में खास तौर पर हिंदू लड़कियां जिनको टारगेट किया जाता है, जबरन धर्मांतरण को लेकर और फोर्स्ड कन्वर्जन को लेकर कांग्रेस की स्पष्ट नीति क्या है? लव जिहाद जैसे मामलों को लेकर कांग्रेस की स्पष्ट नीति क्या है?
जहां पर नाम बदलकर कोई मुस्लिम युवक हिंदू नाम रखता है, कलावा बांधता है, प्यार के जाल में लड़कियों को फंसाता है, फिर उनके अश्लील वीडियोस बनाता है, ब्लैकमेलिंग करता है और कहता है कि धर्मांतरण करो। देखिए, मैं आरके सिंह साहब जी को सुन रहा था और आपको भी सुन रहा था मैडम। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि मैं आरके सिंह साहब जी से पूरा उनकी बात को पूरा वो करता हूँ समर्थन, जो उन्होंने बोला कि योगी जी हमारे प्रदेश में सबसे स्ट्रांग लीडर माने गए हैं। उनके होते हुए उनकी नाक के नीचे ये सब चीज़ें हो रही हैं। पहली बात मैं बोलना चाहूँगा कि यूपी में एपिसेंटर धर्मांतरण का नहीं बल्कि बेरोजगारी और अपराध का है, बल्कि धर्म नहीं है। यूपी में एपिसेंटर नौकरी है, युवाएं हैं, और जो अपराध जो महिलाओं के खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, मैं उसको एपिसेंटर मानता हूँ। जस्ट बिकॉज धर्मांतरण आज ये ऐसे कोई झांगुर बाबा आए हैं, ये कह रहे हैं कि इनके ठीक है, मैं सारी चीजें मानता हूँ आपकी कि उनके अकाउंट में आज ही धर्मांतरण हो रहा होगा अनिकेत जी, आज ही धर्मांतरण हो रहा होगा। नहीं, आज मैं आपकी सरकार के दौरान एनजीओस के नाम पर बाहरी विदेशी फंडिंग का जिक्र करना है क्या मुझे अनिकेत जी? मैं वही आपसे बता रहा हूँ। ऐसी सरकार जो प्रदेश 2020 में संशोधन लाई थी ये धर्मांतरण के, उसमें बदलाव अभी भी हो रहे हैं। मुझे आप एक चीज बता दीजिए, इतनी एफआईआर हुई हैं, इतने पुलिस ने लोगों ने अरेस्ट करे हैं, क्या एक भी डेटा कहता है पब्लिक डोमेन में कि इन लोगों को ये सजा मिली गई है, इन लोगों को ये सजा दी गई है? कोई भी ऐसा डेटा नहीं है। मैं आज की डेट में युवाओं के नाते में आवाज उठाना चाहता हूँ आपके चैनल में माध्यम से कि कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जिसमें लोगों को सजा मिली गई। एफआईआर होती है, पुलिस आती है, कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं। जब सारी सबूत इकट्ठे होते हैं, कोई सबूत नहीं मिलता है। तो मैं चाहता हूँ ये सरकार की नाकामी है। 10 साल में डबल इंजन की सरकार बोलते हैं कि हमने ये करा, हमने वो करा, सिर्फ और सिर्फ लोगों को भटकाना, लोगों को असली मुद्दों से भटकाना, सिर्फ धर्मांतरण की जाल बिछाना और ये सब कहना कि हाँ भाई कोई भी लोग इस तरीके की विचारधारा वाले कोई भी लोग होते हैं, आप समझो। लव जिहाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल मानता हूं मैं, लेकिन इनकी सरकार इस चीज में अगर इनसे सवाल पूछा जाए तो ये उसको खुद जो है ब्लेम कर देते हैं, विक्टिम बना देते हैं। तो मैं एज अ युवा मैं चिंता हूं, मुझे चिंता है इस देश की युवाओं की कि आने वाले टाइम में अगर ऐसी ही चीजें असली मुद्दों से भटकाई जा रही हैं और इन लोगों का कोई भी एक्शन इन पे नहीं लिया जाता है, कोई भी सबूत इनके खिलाफ नहीं दिए जाते हैं। जबरन धर्मांतरण है समस्या की नहीं है अनिकेत जी, ये बताइए, जबरन धर्मांतरण समस्या है सर कि नहीं है? बिल्कुल है। पैसों का लालच देकर जबरन धर्मांतरण होता है कि नहीं होता, ये बताइए। अगर आर्थिक असमानताएं हैं तो क्या आर्थिक असमानताएं 2014 के बाद से सिर्फ आनी शुरू हुई? क्या उससे पहले धर्मांतरण नहीं होता था? क्या केरला में ये सब कुछ नहीं होता है? आपके साउथ में जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां पर क्या क्या होता है धर्मांतरण को लेकर, जरा बता दीजिए। क्रिश्चियन कम्युनिटी में उसका डेटा तो आपके पास उपलब्ध होगा ना अनिकेत जी? अगर यहाँ का डेटा आपको अवेलेबल नहीं हो रहा तो वहां का डेटा तो आपके पास होगा ना कि वहां क्या हो रहा है। वहां की सरकारें भी फेल है फिर तो ये डेटा नहीं, तो प्रदेश में हमारे यूपी में ये हुआ है कांड, तो ये जवाब सरकार नहीं, हर जगह हो रहा है सर, पूरे देश में हो रहा है, यही बता रही हूं मैं आपको, यही बता रही हूं मैं आपको। आईएसआई से कनेक्शन से लेके ट्रैफिकिंग से लेके, उससे पहले जबरन धर्मांतरण से लेके बदलती डेमोग्राफी, ये क्या वहां नहीं हो रही जहां पर आपकी सरकारें? नहीं, ये सब चीजें तभी ये इलेक्शन से पहले क्यों होती हैं? कौन सा इलेक्शन है? कहाँ इलेक्शन अभी सामने आती है? अभी कितना समय इलेक्शन को? इलेक्शन है अभी कितना? अरे मैं यूपी की बात कर रही हूँ, अभी कितना समय है सर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में? अभी 2027 में। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक फेक कहानी झांगुर की बना दी गई, अभी रातों रात बना दी गई इसको? नहीं, झांगुर जैसे लोगों को तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। उस चीज का तो मैं कड़ा से कड़ा निंदा करता हूँ। देश को, सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो सरकार ठोस कदम उठाएंगी उसके साथ हम समर्थन है, हम आपका भी समर्थन दे रहे हैं कि आप ऐसे लोगों का। ठीक है, कौशल कांत जी जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, फिर उसके बाद स्वामी चक्रपाणी जी आपके पास और हाजी नाजिम भी स्टूडियो में आ चुके हैं। जल्दी से कौशल कांत जी जवाब। अनिकेत जी, मैं पहली बार बहुत खुश हूं कि कम से कम कांग्रेस का एक प्रवक्ता खुल करके हमारे काम की तारीफ कर रहा है और जो ये सवाल उठा रहे हैं, मैं बिल्कुल अनिकेत जी आपने जो कहा सही कहा, और मुझे लगता है कि कांग्रेस का अगर यही पक्ष रहेगा तो बेहतर रहेगा देश के लिए। लेकिन आप समझिए कि वो झारखंड जहां पर आपकी सरकार थी, कांग्रेस की समर्थन की सरकार जेएमएम के साथ चल रही है, वहां पर जुमे के दिन छुट्टी कर दी जाती है, वहां के दिन विद्यालय शुक्रवार को बंद होने लगते हैं,
वहां इतवार को खुलने लगता है विश्वविद्यालय, वहां के विद्यालयों के गांव के नाम बदल करके इस्लामिक नाम बदल दिए जाते हैं। आप देखिए कि केरल में लेफ्ट की सरकार है, वहां पर जिस उसका एपी सेंटर, ये झांगुर बाबा पकड़े गए या कहां से पकड़े गए, जो लड़कियां यहां से भेजी गई केरल भेजी गई, केरल में जो नेक्सस चल रहा है वहां की सरकार को आप समर्थन करते हैं। कर्नाटका में आप धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या यहां पे आती है, आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और अब जब बात आती है लव जिहाद की बात आती है, तो आप पहले प्रवक्ता हैं जो टीवी पर बैठ करके कांग्रेस की तरफ से ये कह रहे हैं कि हाँ हम उसका विरोध करते हैं। आज तक किसी प्रवक्ता ने नहीं बोला। कश्मीर फाइल का विरोध आप करते हैं, आप केरल फाइल का विरोध आप करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको लगता है या कांग्रेस को ये लगता है, प्लीज अनिकेत जी आप बोल लीजिएगा, आपको ये कांग्रेस को ये लगता है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट, मेरा आपसे कुछ नहीं, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कांग्रेस को ये लगता है कि चूंकि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो एक वोट बैंक नाराज हो जाएगा। यही वजह थी कि जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था तो उसके बाद तो ओपन फैक्ट है, डॉक्यूमेंटेड है, बुक्स में लिखा हुआ है, लोगों ने लिख के दिया हुआ है, विदेश के लोगों ने भी लिख के दिया हुआ कि इसलिए अटैक नहीं किया जा सकता पाकिस्तान में कि एक हमारे देश का मुसलमान नाराज हो जाएगा। अगर इस विचारधारा से कांग्रेस चलेगी, एक राष्ट्रीय पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो अगर इस विचारधारा से चलेगी तो देश का हित कैसे होगा? आपको ये सोचना पड़ेगा। आपको सच को सच और गलत को गलत बोलना पड़ेगा, वोट बैंक से ऊपर उठ करके। और जो आप शायद अकेले इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, बट कांग्रेस पार्टी को ऐसा करना पड़ेगा। मुझे अच्छा लगा आज आपसे बात करके। ठीक है, मैं जरा एक बार स्वामी चक्रपाणी महाराज के पास और फिर उसके बाद हाजी नाजिम जी, फिर बाकी सबके काउंटर्स लूंगी। स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप तो लंबे समय से धर्म की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन जैसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये धार्मिक आपातकाल जैसी स्थिति बनती जा रही है और इसको लेकर कहीं से तो आवाज उठनी पड़ेगी? क्या हिंदू समाज के लिए ये रिएक्ट करने से ज्यादा एक्ट करने का समय है? वरना डेमोग्राफी ऐसे ही बदलती रहेगी, जबरन धर्मांतरण ऐसे ही होते रहेंगे और छांगुर जैसे लोग जो 2047 इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं तो कर भी लेंगे फिर तो, अगर उन पर नकेल नहीं कसी जाएगी तो। देखिए पूर्णिमा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो निश्चित रूप से पूर्व आईजी साहब बैठे हैं आर.के. सिंह साहब, मैं इनके बातों का बहुत समर्थन करता हूं कि बिल्कुल इन्होंने सही कहा। ये राष्ट्र से जुड़ा मामला है और आप देखो कि आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई, सभी सरकारों ने इस पे आंख बंद कर दिया। और मैं कहना चाहता हूँ, पिछली सरकारें जो थी, जो कांग्रेस की यूपीए की सरकारें आई, वो तो थी मुस्लिम तुष्टीकरण स्पष्ट करती थी, लेकिन जो बीजेपी की भी डबल इंजन की सरकार आई, उसने भी कोई इस पे ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके वजह से वर्तमान में भी आप देखो एक छांगुर जिहादी नहीं है, पूरे देश में छांगुर जिहादी फैले पड़े हैं। ये तो पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि ये इतना कर चुका, और जब तक पकड़े जाते हैं वो हजारों लोगों को, हजारों बेटी बहनों को और लोगों को जो है धर्मांतरण कराए जा चुके हैं, कितने लोगों को लव जिहाद के शिकार बनाए जा चुके होते हैं और तब जाके पकड़ में आते हैं। आप देखो पिछले 2 साल 3 साल पहले एक मूक बगिरों तक को उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से स्लीपर सेल बनाया जा रहा था, आपको याद होगा। लेकिन कुछ दिन तक डिबेट चलता है, फिर वो खत्म हो जाता है। बीजेपी की सरकार जो डबल इंजन की, वो कांग्रेस पे आरोप लगा देती है कि समर्थन नहीं कर रहे, और बाद में कभी वो समर्थन करते एक दूसरे के पीठ खुजला देते हैं। कन्हैया कुमार तो मारा गया ना, कन्हैया कुमार देखो मारा गया, सरेआम वीडियो मारने वाले ने बनाया, एनआई जांच कर रही थी, आज तक क्या सजा मिला? क्या वो मारने वालों का जमानत जब्त हो गया, मारने वालों का जमानत हो गया, बाहर घूम रहे हैं। सवाल इस बात का हमें सोचना चाहिए, ये पॉलिटिकल पार्टियां जितने सत्ता में आई हैं, सबने हिंदुओं के साथ छल किया है, सबने कहीं ना कहीं धर्मांतरण की तरफ से आंख बंद किया है, और कानून भी कोई ठोस नहीं बनाया। अगर आज कानून बना होता तो सजा सरेआम उसको मिलता, फांसी की सजा मिलता, जो हमारी बेटी और बहनों के साथ जो लव जिहाद करते हैं नाम बदल के, तो आज कोई नहीं करता। लेकिन बीजेपी का ही मंत्री और सांसद बोलते हैं संसद में कि लव जिहाद कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे जिसको केरल हाई कोर्ट ने कहा, जिसको पूरे देश की बेटी बहनों खुद पीड़ित है, पूरे दुनिया स्वीकार कर रही है लव जिहाद, उसको खुद ये सत्ता में बैठे हुए लोग मानते नहीं है। सवाल आकर के यहाँ पे गोलमोल बातें कर देना बहुत आसान है, लेकिन आपको फेस करना पड़ेगा। जनता की ये भावना है, ये देश की भावना है, और ये सिर्फ धर्मांतरण नहीं होती पूर्णिमा जी, राष्ट्रांतरण भी होता है। अगर एक व्यक्ति का जब आप धर्मांतरण कर देते हो लालच देके या किसी भी तरीके से, तो उसका राष्ट्रांतरण हो जाता है। उसको काशी और विश्वनाथ जी से कोई मतलब नहीं होता, अयोध्या जी से और इस मातृभूमि से कोई मतलब नहीं, उसका आस्था कहीं और जुड़ जाता है। इस बात को हमें समझना होगा। आपकी राजनीति तभी तक चलेगी जब तक हमारा देश सुरक्षित है, और देश तभी सुरक्षित है जब तक
तक इन लोबियों को, इन जो जिहादी हैं उनको सजा के लिए कठोर प्रावधान आप नहीं करते हैं। एक तरफ जो है आप एक दूसरे पे आरोप लगा करके बच जाते हैं, एक दूसरे के शब्दों की जाल में फंसाने पे लगे रहते हैं। अरे भाई वो ठीक है, मैं मानता हूं कि विपक्षी जितने भी है, आप देखो ना कर्नाटक में रामनगर का नाम बदल दिया, वहां पे किस प्रकार से किया, हम लोगों ने विरोध किया। लेकिन आप तो कम से कम बीजेपी की सरकार है, इनको तो कम से कम जहां भी है कम से कम ठोस कठोर कानून बनवाने चाहिए ताकि कम समय में जल्द से जल्द सजा मिले। कितने लोगों को सजा धर्मांतरण वालों को मिला? क्या उत्तर प्रदेश में जो मुख्य बधिरों को धर्मांतरण करा रहे थे कोई सजा मिला क्या? फांसी की बात करें, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो कानून है जबरन धर्मांतरण को लेकर 1 से 10 साल तक की सजा है सर उसमें। और उसके बाद सवाल ये उठता है कि अगर इस कानून के बनने के बावजूद जबरन धर्मांतरण हो रहा है तो क्या कानून ग्राउंड पर प्रभावी नजर नहीं आता? क्या कानून का डर नहीं है, या फिर उस कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो रही है? ये सवाल तो है ही, जिसका जवाब कौशल कांत मिश्रा जी देंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जरा हाजी नाजिम साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। इतना तो मैं जानती हूँ कि जबरन धर्मांतरण की इजाजत आपका इस्लाम नहीं देता, आपकी कुरान नहीं देती, खासतौर पर लालच, डर या धोखे की बदौलत अगर ये सब कुछ करने की कोशिश की हो। लेकिन ये बता दीजिए कि छांगुर जैसे लोगों के खिलाफ आपका समाज क्या स्टैंड ले रहा है, क्या संदेश दे रहा है कि ये सब कुछ जो 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करेंगे, जबरन धर्मांतरण और वो भी क्या क्या करके, ये सब कुछ शोभा देता है क्या? और पूरे समाज का नाम खराब अलग। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए जिस तरीके की बात आपने की, देखिए मेरा मजहब इस्लाम के साथ साथ किसी का भी धर्म ये नहीं कहता कि किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन कराए। और देखिए मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो ये झंगूर बाबा का नाम बाबा लगाया जा रहा, मुझे बड़ी आपत्ति है। मैं नहीं लगा रही सर, हाँ, आप भी स्किप कर सकते हैं। हाँ, छांगुर बोलिए, जलालुद्दीन बोलिए। देखिए मैं ये कहता हूँ कि जलालुद्दीन बोल लीजिए सर, आपके कंफर्ट के लिए कर दे। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने इनको जल्लाद कहा, तो मैं भी देखिए जल्लाद ही कहूंगा कि ऐसे लोग ना तो इनका कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है। अगर किसी हिंदू बहन बेटी या किसी भी समुदाय का अगर ब्रेन वॉश करके उसको जबरन धर्म परिवर्तन करवा कर उसको मजहब इस्लाम अपनाने की इजाजत देते हैं ये लोग, तो ये मैं मानता हूं कि मेरा मजहब इस्लाम कभी भी ऐसे जो धर्मांतरण करते हैं जबरन, ना तो उनको स्वीकार करेगा ना ऐसे ही झंगूर जैसे लोगों को स्वीकार करेगा। धर्मांतरण की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होता है धर्मांतरण? कोई तो कराता होगा, कोई मौलाना होता होगा, कोई प्रक्रिया होती होगी, कुछ तो होता होगा सर। हाँ देखिए, होता है ना। तो अगर जलालुद्दीन छांगुर बन जाता है या नीतू को नसरीन बना दिया जाता है, तो कोई तो होता होगा इन्वॉल्व जिसने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। और उसके बाद वो तमाम मुस्लिम युवा जो अपना हिंदू नाम रखते हैं, कलावा पहनते हैं, फिर उसके बाद प्रेम के जाल में फंसाते हैं, लव जिहाद करते हैं, तो इनको कोई तो होगा देखने रोकने वाला। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए आपके सवाल का जवाब देने से पहले 10 सेकंड में एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए हम लोगों के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन हम लोगों के पास से ये नाम बदलने वाला विक्टिम कार्ड नहीं है। जिस तरीके की विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश यहाँ पर करी, भाई हम सुन तो लीजिए, हमने तो देखिए सीधी सी एक बात कही भाई, अभी यहाँ पर लव जिहाद की बात आई। हाँ देखिए मैं वही कहता हूँ, यहाँ पर लव जिहाद की बात आई तो यहाँ पर घर वापसी का जिक्र नहीं आया। भाई कहाँ जिक्र आया? अभी चक्रपाणी महाराज जी ने और अभी कांग्रेस के नेता ने भी और अभी कौशल कांत जी ने भी एक बात कही। मैं देखिए भाजपा के प्रवक्ता को साफ तौर पे एक बात कहना चाहता हूं कि भारत का मुसलमान भारत के साथ है। अभी आपने एक बात कही थी ना कि अगर पाकिस्तान पे अटैक करते हैं तो यहां पर रहने वाले मुसलमानों के परेशानी होती है। भाई हम लोगों को परेशानी कुछ नहीं होती भाई, हम देश के साथ खड़े, भारत सरकार के साथ खड़े। अभी जिस तरीके से पहलगांव की घटना हुई थी तो देखिए हमने मैं मुद्दे पे यार उनके बात का भी जवाब देते हुए मुद्दे पर आइए ना सर, मुद्दे पर आइए। ये जलालुद्दीन कौन है? विक्टिम कैसे? विक्टिम क्योंकि जिहाद इनका धर्म है, जिहाद ही इनका मूल है, चाहे लव जिहाद हो, मेरा मजहब देख सुन लीजिए, मेरा धर्म मेरा भारत है। और जो आप बात करें, देखिए भारत की सिर्फ एक ही धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम संविधान है और संविधान के अकॉर्डिंग हम अपने आर्टिकल 25 के अपने रिलीजियस को मानते हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि हम लोगों के पास विक्टिम कार्ड नहीं है। अभी देखा विक्टिम कार्ड खेलना चालू कर दिया था चक्रपाणी महाराज जी ने, अभी जिहाद का नाम ले दिया था। अगर मैं जिहाद से पूछ लेता हूं इनसे तो इधर उधर की तरफ देखने लगेगा। भाई अगर आप जिहाद का डेफिनेशन अगर बता दें तो पता चल जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ
जहां एक हिंदू मुस्लिम काट चेहरा आप नजर खेलते आता हो। है तो हाँ, आपको हिंदू तो उसके कहीं अंदर सुरक्षित नहीं है। जिहादी सत्ता दिखाई सरकारें देने कोई लगता भी रही है। है, और सरकारें एक बात कोई और रही है, सुन लीजिए, वो देखिए मैं उत्पीड़न अपने करती मुल्क है, के वो वजीर आजम ऊपर से आप अपने मुल्क के जो वजीर जिहादी आजम है वो माननीय उत्पीड़न नरेंद्र कर रहे मोदी हैं। जी से हमारे हिंदू बेइंतहा बेटी बने मोहब्बत कहीं कर रहा हूं। सुरक्षित नहीं अगर है। मेरी हमारे सोच हिंदू को कहीं जलालुद्दीन सुरक्षित की नहीं है। बात नहीं है, सर। सरकारें चाहे कांग्रेस की हो, एक जलालुद्दीन की बात नहीं है, 1000 युवाओं की ब्रिगेड खड़ी कर रखी है, नाम बदलकर प्रेम जाल में झूठ बोलकर फंसा रहे हैं। अगर उसको भी आप लव जिहाद की कैटेगरी में नहीं लाएंगे और जो देख रहे हैं जो हो रहा है अगर उसको भी नहीं मानेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? एक बार जल्दी से हेडलाइंस पर फौरन नजर डालेंगे। हाजी नाजिम इसका काउंटर रखिएगा, बाकी लोगों के पास भी जाऊंगी। आइए वापस जरा चर्चा की तरफ लौटते हैं। सबका काउंटर लेने से पहले एक बार सिंह साहब आपके पास मैं फिर आना चाहूंगी। बहुत ज्यादा कुछ ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे बॉर्डर के एरियाज हैं। सबसे पहले घुसपैठ का प्रॉब्लम, उसको लेकर बात होती है तो हो हल्ला होने लगता है। सब कुछ सर पॉलिटिक्स के सेंटर में आ जाता है। फिर उसके बाद अभी रिसेंट हमने देखा जब वोटर आईडी कार्ड को दोबारा से रिवाइज करने की बात हुई, उसको लेकर तमाम हो हल्ला हुआ, फिर उसको पॉलिटिक्स के सेंटर में लाया गया है। ये सारी समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि घुसपैठ एक तो हो रही है, घुसपैठ के बाद बदलती हुई डेमोग्राफी, ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगा अगर इस पर एक्ट नहीं किया गया तो। और इसको हमेशा राजनीति के सेंटर में लाना, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को खुद अपने हाथों से हराने जैसा है। देखो पूर्णिमा, ऐसा है कि हमारे देश ने, हमारी जनता ने एक सरकार चुना है। वो सरकार बीजेपी की है, उसके अगुआ हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, और उन्हें पूरा सहयोग जनता दे रही है और पूरा आशीर्वाद जनता का उनके साथ है। मैं नहीं समझता कि किस कारण से ये सरकार इतना सॉफ्ट पैडलिंग कर रही है। इतना सॉफ्ट पैडलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मोदी जी चाहें, अमित शाह जी चाहें तो इन सब मुद्दों से सख्ती से निपटा जा सकता है। और दूसरी बात, एक सिस्टम डेवलप किया जाए। सिस्टम डेवलप करने के बगैर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग फेल होंगे। इसलिए बेहतर है कि हम लोग एक सिस्टम डेवलप करें। और मोदी जी को भी अटल जी की तरह ज़्यादा खुश करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लोग एंटी नेशनल हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी समुदाय से हों, उनके साथ सख्ती करने की ज़रूरत है। ज़रा सा भी माफ़ी गलती नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो जितने लोगों ने उनको चुन के भेजा है उससे और ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़ेंगे। मेरा तो सिंपल मानना है, मैंने 40 साल नौकरी की है, कि एक सिस्टम बना दिया जाए जिसमें आप देखिए यूपी में अभी भर्ती हुई है, कोई एक सिस्टम बना है, योगी जी ने वो सिस्टम बना के दिया। आज की डेट में एक आदमी भी नहीं खड़ा होकर कह रहा है कि साहब मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई या मैंने घूस दिया या मुझे सिलेक्शन में बेईमानी की गई, कोई नहीं। तो एक सिस्टम बनता है, एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। मोदी जी को भी सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो काम नहीं कर रही हैं। मैं खुलेआम बोलता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं बड़े बड़े, ये सब बेईमानी में लगे हुए हैं। आप उन पर विश्वास इसलिए कर रही हैं कि वो आपके सामने चोरी नहीं कर रहे हैं, वो आपके पीठ पीछे चोरी करते हैं। तो मैं तो अभी 1 महीना घूम के आया बिहार यूपी, और देख के आया कि किस तरह से लूट मची हुई है। जो जमीन का आदमी है, गरीब है, बेसहारा है, उससे पैसे लूट के इकट्ठा करके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ तक पहुंचाई जा रही है, बहुत खुलेआम। उसको तो योगी जी जाके नहीं देख सकते ना, या नीतीश कुमार जाके नहीं देख सकते। तो वो चीज़ एक सिस्टम से ही होगा, और वो सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। आज की डेट में हर व्यक्ति को पता है, तो मोदी जी और अमित शाह जी या योगी जी को कैसे नहीं पता होगा कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है। अगर उनको पता है तो उसको रोकने के लिए, अब झांगुर तो पकड़ा गया, उसको तो सजा मिलेगी, क्योंकि उसको कोई पुलिस वाला बचाएगा नहीं, उसके खिलाफ जो भी चार्जेस होंगे वो लगेंगे। लेकिन उसके जैसे सैकड़ों घूम रहे हैं जिनको पुलिस के संरक्षण में बड़ा बनाया गया। झांगुर को बचाने वाले तो पहले बचा ही रहे थे ना, वो तो अब पकड़ा गया। कौशल कांत जी, बहुत गंभीर बात है जो आरके सिंह साहब कह रहे हैं कि हो सब रहा है, बस दिख नहीं रहा। मैंने आरके सिंह साहब की बात सुनी। आरके सिंह साहब, आप जैसे समर्थन हैं और देश की जनता है, तभी शायद धारा 370 जैसा कहें एक कोड़ था देश पे, वो खत्म हुआ।
सीए लाया गया, उसका विरोध किया गया, ट्रिपल तलाक अरे पे बात की, विरोध उसका को विरोध गोली किया मारो गया। यार, बस- आगे काम करो, अपनी वो दिखाओ मत, काम करके दिखाओ, अगला स्टेप लो, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो। मुस्लिम है इसलिए छोड़ दोगे या दलित है इसलिए छोड़ दोगे? नहीं, मत करो ऐसा। सारे ऑफिसर आपके चोर हैं, उनको छांट छांट के घर भेजो। सस्पेंड करना कोई सजा नहीं है। सेलेक्ट देम, देखिए- सेंड देम होम। कौशल कांत जी, आईजी साहब, जब आप चेयर पे थे, उस समय आप भी किसी नियम कानून में बंधे होते हैं, तो जो सरकार चलती है वो संविधान में बंधी होती है और संवैधानिक तरीके से प्रोसीजर फॉलो करके ही चला जाता है। अदरवाइज जिस तरह का इतना पॉलिटिकल वक्त नहीं एनवायरनमेंट है मैं आपको समझा सकूं मैंने अपने समय में क्या क्या किया, कहां रह के क्या किया। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि आप लोग जागो यार, पिछली बातें मत दिखाओ कि हमने क्या करके दे दिया, आगे क्या करना है उसके लिए सिस्टम बनाओ। जी, कोशिश यही की जा रही है कि हम जो कुछ भी करें। अभी देखिए जिस तरीके से विपक्ष के लोग, संविधान खत्म हो रहा है, संविधान की हत्या हो रही है, 100 चीजें लेकर के चले जाते हैं। अगर हम प्रोसीजर को बाईपास करेंगे, एक नया प्रोसीजर लेट डाउन करने का, आप देखिए जिस तरीके से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में चेंज लाया गया, उसके कौशल बाद कांत भी जी उसका हाथ विरोध तो नहीं हुआ। बंधे हैं ना, कौशल कांत जी हाथ तो नहीं बंधे हैं, आपकी सरकार के हाथ तो बिल्कुल नहीं हाथ- बंधे हैं बिल- सर, है ना। बिल्कुल और हाथ नहीं हाथ बंधे हैं, इसलिए नहीं लेकिन- बंधे हैं, हाथ इसलिए नहीं बंधे हैं क्योंकि आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया गया है। सेंट्रल में आपको 3 बार मैंडेट दिया गया है, सेंट्रल में आपको 3 बार मैंडेट दिया गया, राज्यों में बार बार मैंडेट उस डबल इंजन के लिए दिया जा रहा है कि फिर हाथ ना बंधे रहे। जो बात अभी सिंह साहब कह रहे हैं सर, एक ग्राउंड की बात है कि ऑन ग्राउंड एक्चुअल रियलिटी क्या है, और ये बात भी बिल्कुल वाजिब है कि पूर्णिमा ऐसा जी- नहीं है कि सर पता नहीं हो कि क्या चल रहा है। मैं इस नहीं, डिबेट को पूर्णिमा इधर उधर जी- नहीं ले जाना चाहती हूं, लेकिन नहीं, बस मैं इतना बिल्कुल कहने की इधर बात उधर है कि नहीं- अगर आप लोग कहते हैं कि डिलीवरी मैटर्स, तो फिर डिलीवरी होनी चाहिए, फिर सिर्फ बात कहने की नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पूर्णिमा जी, डिलीवरी मैटर करती है। तभी आप देखिए कि जिस तरीके से गरीबी रेखा से कितने लोगों को बाहर निकाला गया, 11 करोड़ शौचालय बनाए गए, 7 IIT से 268 मेडिकल कॉलेज, 15 एम्स, GDP डबल। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ती हूँ, बस एक बात को दोहराते हुए। मेरी समस्या यह है कि आप ये जिस तरीके से पब्लिक जो हमारे साथ है, वो ये चाहती है कि हम जादू की चड़ी घुमाएं और एकदम पूरा हिंदुस्तान बदल जाए। क्या करें सर, बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ इतना बड़ा मौका दिया है, और मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि जनता चाहती है कि आप लोग जादू की छड़ी घुमा दें। इसमें बिल्कुल इसमें कोई वो बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये उम्मीदें उससे ज्यादा जिम्मेदारी भी हमें देती है कि हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। अनिकेत जी जल्दी से अनिकेत जी एक आपका क्लोजिंग कमेंट ले लेती हूँ, फिर स्वामी चक्रपाणी महाराज और साथ ही हाजी नाजिम जी आपका भी क्लोजिंग कमेंट लेते हैं। 30 सेकंड रखेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है। अनिकेत जी देखिए, मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले कि अगर सब हिंदू हो जाएं या फिर सब मुसलमान हो जाएं, तो देश में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व नहीं होंगी। ये जो अभी की सरकार है, ये जिसे कहते हैं पूरे देश को एक रंग में रंग कर, एक धार्मिक रंग में रंग कर, अरे यहाँ छांगुर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करा के मुसलमान बना रहा रहे हैं। आप यहाँ एक हिंदू धर्म पे अटके हुए हैं सर, कि सब हिंदू धर्म कर देना चाहते हैं। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मैं वो मुद्दों को छुपाना चाहती अरे मैं मुद्दे की बात कर रही हूँ अनिकेत जी, आप इधर उधर जा रहे हैं। असली लड़ाई बेरोजगार, अरे सर समस्या है अभी जलालुद्दीन है, अभी पादरी है, उसकी बात करिए ना सर, कि वही घूमते रहेंगे। एम्प्लॉयमेंट, महंगाई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए। तो ये मैं वही तो कह रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार भी तो पुराने काम ही गिनवा रही है, नए काम इनकी कोई नीतियां ठीक है, तो आप फिर पुराने मुद्दों के इर्द गिर्द घूमिए। ठीक है, चक्रपाणी महाराज 30 सेकंड आपकी क्लोजिंग कमेंट के लिए सर, फिर उसके बाद हाजी नाजिम साहब आपका। देखिए, मेरा मानना है, पुनः जो माननीय RK सिंह ने कहा बिल्कुल सही कहा। सरकार को वास्तव में गंभीरता से देश हित में सोचना चाहिए, बीजेपी की सरकार को, जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, क्योंकि बाद में तब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, जब बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि बड़ी आशा विश्वास के साथ आज़ादी के बाद से हिंदू और देशभक्त जितने भी थे सब कहीं ना कहीं परेशान थे कि इतना तुष्टीकरण से। आज जब बना उसके बाद भी अगर जो आप विपक्ष के सहारे हैं, जो माननीय प्रवक्ता बार बार विपक्ष से करे, विपक्ष सहयोग नहीं कर रही है, हमारे हाथ बंधे हुए, यानी 11वें साल में भी अगर हाथ बंधे हुए हैं, तो हमें लगता है आप बहुत कमजोर हैं। महाराज जी, वो मैंने कहा था, वो प्रवक्ता की तरफ से नहीं आया था, जनता ने जब ताकत दिया है, तो ये हाथ बंधने वाली बात से मेरी तरफ से आई थी, वो तो कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं। प्रवक्ता की बात कर रहा हूं। ठीक है, जल्दी से एक बार हाजी नाजिम, इसलिए मेरा मानना है कि आपको एग्जाम्पल सेट करने की बहुत सख्त जरूरत है।
एग्जाम्पल सेट करिए सर, इधर उधर घूमने की बजाय एग्जाम्पल सेट करिए कि ये राष्ट्र के खिलाफ, राष्ट्रांतरण करने के खिलाफ को लेकर जो साजिश चल रही है ये बंद होनी चाहिए, वरना सामाजिक ताना बाना खत्म हो जाएगा पूरा। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए जिस तरीके की बात हो रही है, देखिए यहाँ पर झंगोर की तो बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर बरेली के पुजारी की बात नहीं हो रही। जलालुद्दीन नहीं बोल पा रहे सर आप। सुन लीजिए, मैं तो देखिए मैंने कहा कि योगी जी ने जल्लाद बोला तो मैंने तो जल्लाद भी बोल दिया, लेकिन क्या है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झंगूर की बातें हो रही है, बरेली की यहाँ पर पुजारी की बात नहीं हो रही, जिसने सीना चौड़ा कर ये कह दिया था कि 70 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया। और दूसरी बात एक और है, मुझे सिंह साहब की एक बात से बड़ी आपत्ति हुई। देखिए पूर्व आईजी है, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, इन्होंने ये कहा कि देखिए क्या मुसलमान है या दलित है उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन भाई वो बरेली का एक पुजारी है, उसके बारे में थोड़ा सा आप कह देते तो अच्छा लगता, क्योंकि आप देखिए जिस कुर्सी पे बैठे थे उस कुर्सी से आपने सबको बराबर की नजर से देखा, लेकिन आखिर ये क्या वजह हुई कि आप भी आकर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और दलित पर अटक गए। ठीक है, धर्मांतरण स्वतंत्रता के साथ, आजादी के साथ। सर समय सिंह साहब खत्म है, 10 सेकंड में बोल लीजिए। मैं इनको बता देना चाहता हूं, ये शायद भूल रहे हैं, कश्मीर में आजादी के बाद से हिंदुओं का मैसेकर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 15 बार हुआ है। कैन यू टॉक अबाउट देम? हिम्मत है तो बात करके बताओ कि क्यों मुसलमान बार बार हिंदुओं का नरसंहार करते हैं। गलत है, देखिए गलत है। अगर चाहे कोई गलत नहीं है, अगर कोई इंसानियत का कत्ल करता है तो बिल्कुल गलत है। सुनिए, बड़ी बड़ी बातें और इधर उधर बातें करने की बजाय कुछ कर दिखाइए, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा संदेश समाज के भीतर जाएगा और बेहतरी की तरफ जो सामाजिक ताना बाना है वो भी बरकरार रहेगा। मेरे पास समय नहीं है चक्रपाणी महाराज जी, पर आपका शुक्रिया, चर्चा में आप शामिल हुए। सिंह साहब, हाजी नाजिम साहब, कौशल कांत जी, आपका भी शुक्रिया। अनिकेत जी भी चर्चा में जुड़े थे।